देखिए दोस्तों, हम लोग डीएसएम के बारे में देख चुके थे। अब डीएसएम के आगे देखेंगे डीएसएम का डेवलपमेंट और डीएसएम का विकास कैसे होता है, ये चीज देखेंगे। माइक बंद हो गई थी बीच में ही, जिसके कारण सारा वीडियो वेस्ट हो गया, सारा मेहनत वेस्ट हो गया। तो फिर से वहीं से चलते हैं, डीएसएम का विकास कैसे हुआ। तो डीएसएम कुछ नहीं है, एक मैनुअल है, एक प्रकार का बुक है जो कि एपीए द्वारा डेवलप किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल्स मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। उद्देश्य इसका ये होता है कि मानसिक विकार जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उसको वर्गीकरण करता है, उसके निदान को भी, क्लासिफिकेशन को भी उसमें डायग्नोसिस करके रखा है उस बुक में। उस बुक में मानवीकृत का वर्गीकरण करता है, मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन करता है। उसके बाद उसमें सॉल्यूशन भी दिया गया, हर बीमारियों का सॉल्यूशन दिया गया, जिससे क्या होता है कि डॉक्टर और रिसर्चर को इससे साझा भाषा मिल पाता है। जैसे अगर हम आपको पागल डायरेक्ट बोलेंगे तो किस कौन सा बीमारी है उसके अंदर, ये कुछ नहीं पता चला। और अगर उसके बारे में बीमारी को एक स्पेशल नाम दिया जाएगा क्लासिफिकेशन करके, तो उससे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि उसको ओसीडी है या बाइपोलर डिसऑर्डर है। ये सब चीजें उससे होती है। डीएसएम का विकास अब यहीं से देखते हैं। तो डीएसएम जो है सो अमेरिका द्वारा, अमेरिकन साइकेट्रिक्स एसोसिएशन एपीए द्वारा प्रकाशित किया गया। अब डीएसएम का मुख्य चरण हम देखते हैं कि कौन सा स्टेज कैसे कैसे डेवलप हुआ। ये सब चीजें हम लोग देख चुके थे पुरानी वीडियो में, लेकिन वहां से वॉइस कट गई थी, तो फिर से हमको मेहनत करना पड़ रहा। तो अब ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है, पहला चैप्टर में बस डीएसएम बचा है, आईसीडी बचा है और दोनों में डिफरेंस बचा है। तो इतनी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो इसका मुख्य चरण जो है, इसका मुख्य चरण जो है सो डीएसएम को 5 भागों में बांटा गया। डीएसएम 1 जो था वो 1952 में प्रकाशित हुआ। इसमें 106 मेंटल डिसऑर्डर थे। और जब फर्स्ट में वर्ड उपयोग किया गया था, डीएसएम में ऐड किए गए थे, तो कोई भी डिसऑर्डर को रिएक्शन लास्ट में जोड़ा जाता था। कोई भी बीमारी से पहले लास्ट में रिएक्शन जोड़ते थे, यानी प्रतिक्रिया जोड़ती थी। एग्जाम्पल के थ्रू हम बताए तो जिस प्रकार अगर एंजाइटी डिसऑर्डर अभी कहते हैं, लेकिन उस टाइम एंजाइटी रिएक्शन बोला जाता था, डिप्रेशन रिएक्शन बोला जाता था एग्जाम्पल के थ्रू से। ये डीएसएम 1 की बात है। डीएसएम 2 जो है सो 1968 में डेवलप किया गया। इसमें 182 डिसऑर्डर्स थे, मेंटल डिसऑर्डर्स थे। इसमें जो भाषा था वो सरल था, यानी लैंग्वेज जो थी वो आसान थी और साइंटिफिक बेसिस पे था। इसका जो बेस था सो साइंटिफिक रीजन पे था, वैज्ञानिक आधार पे सीमित था। अब डीएसएम 3 को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का ये कहा जाता है। डीएसएम 3 को ये 1980 में डेवलप किया गया। डीएसएम 3 बड़ा बदलाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है सो मल्टी एक्सियल सिस्टम, बहुप्रणालीय विधि को लाया गया था। यानी इसमें स्पष्ट निदान मानदंड आए थे। बहुत सारे डायग्नोसिस बीमारी का निदान जो हल होता, सोल्यूशन इसमें लाया गया था डीएसएम 3 में 1980 में। 1980 की बात है डीएसएम 3। देखिए अब हम लोग देखते हैं डीएसएम 4। देखिए डीएसएम 3 को एक और विभाग में बांटा जाता है, डीएसएम 3R। डीएसएम 3R जो है सो 1987 में डेवलप किया गया। इसमें कुछ संशोधित करता है, वही डीएसएम 3 को ही डीएसएम 3R में बदलता है, जिसमें कुछ संशोधन होता है, कुछ और डेवलप किया जाता है। सॉरी, डीएसएम 4 जो है सो 1994 में डेवलप किया गया था। इसमें 297 मेंटल डिसऑर्डर को ऐड किया गया था। इतने सारे संशोधन हुए थे, शोध आधारित था, रिसर्च हुआ था, सांस्कृतिक पहलुओं पे ये आधारित था डीएसएम 4 में। डीएसएम 4 को भी 2 भागों में बांटा गया, एक डीएसएम 4 और एक डीएसएम 4TR, जिसमें जो को 1990 डीएसएम 4 जो था वो 1994 में डेवलप किया गया था और डीएसएम 4TR जो था वो 200 में डेवलप किया गया था, जिसमें था टैक्स संशोधन, विवरण अपडेट, सारी चीजें वही डीएसएम 4 वालों को ही, थोड़ा सा अपडेट वर्जन को ही डीएसएम TR में जोड़ दिया गया था, जिसमें से टैक्स जो संशोधन किया गया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब डीएसएम 5 जो है सो 2013 में लाया गया था, ये 2013 में डेवलप किया गया था। इसमें जो था सो मॉडर्न चीजें बहुत ज्यादा ऐड किया गया था। इसमें भी जो मल्टी एक्सियल सिस्टम था, जो बहुत अक्षीय प्रणाली जो था, जिसमें बहुत सारे डायमेंशन थे, वो हटा दिया गया था। डीएसएम 3 में ऐड किया गया था और डीएसएम 5 में इसको हटा दिया गया था। मल्टी एक्सियल सिस्टम को हटा दिए गए थे और नए नए
जो मेंटल डिसऑर्डर जो नए नए देखने को बीमारी मिल रहे थे जैसे जैसे डेवलप हो रहा था, इसको भी ऐड किया गया था DSM-5 में। आगे देखेंगे। ये चीज तो हो गया मेरा डीएसएम का डेवलपमेंट कि डीएसएम कैसे विकास हुआ है। अगर इसमें नॉर्मली अगर इजी इजी भाषा में बोला जाए और याद करने के थ्रू से अगर हमको याद करके जाना है एग्जाम में, तो क्या याद करेंगे? क्या इतना सारा याद करके जाएंगे? नहीं, आपको बस इतना जानना है कि मानसिक विकार का निदान जो है सो तीन चीज पर ये डिपेंड करता है। एक तो उसका लक्षण, एक उसका बिहेवियर, और तीसरा वो कैसे सॉल्यूशन उसका हो सकता है, निदान डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है। ये चीज डीएसएम का जो डेवलपमेंट हुआ वो दो तीन चीज याद रखना है। फर्स्ट डीएसएम जो कि 1952 में हुआ था, उसमें 160 मेंटल डिसऑर्डर थे। सेकंड डीएसएम याद रखना है तो रखना है, नहीं तो नहीं, जरूरी नहीं है। फिर थर्ड वाला याद रखना है, सेकंड वाला 1968 में हुआ था, थर्ड वाला 1987 में हुआ था जो कि आर था, और 98 में भी था। दो भागों में बांटे थे, तो एक एक चीजें याद रखनी है। फिर 2005 जो DSM-5 था वो 2013 में आया था 213 में। तो ये चीज याद रखना है, मल्टी एक्सियल सिस्टम को याद रखना है। बाकी इसमें और कुछ नहीं था। ये DSM का महत्व इसलिए है क्योंकि इसका जो है उपयोग बढ़ जाता है उपचार करने में, यानी सॉल्यूशन को देखने में, शोध करने में, क्लिनिकल प्रैक्टिस करने में आसान बनाता है। यही सब चीजें हैं। रिसर्च करने में हेल्पफुल हो जाता है, किसी का बीमारी को ठीक करने में हेल्पफुल हो जाता है, बस और कुछ नहीं था। आगे हम लोग देखेंगे आईसीडी। आईसीडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ये इसी प्रकार का जिस तरह डीएसएम एक मैनुअल है, उसी प्रकार का आईसीडी भी एक मैनुअल था। लेकिन डीएसएम एपीए यानी अमेरिकन साइक्रेटिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया गया था, लेकिन आईसीडी जो था ये WHO द्वारा डेवलप किया गया था। इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर में जितने भी सारी बीमारियां इसको इस बुक में समेट के या ये मैनुअल में रख के समेट के इसका विवरण, इसका निदान, सब कुछ, उसका सॉल्यूशन, उसका बीमारी, दोनों चीज था। चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, ये दोनों चीज पे ध्यान देता था। ये डिजीज पर भी और मेंटल डिसऑर्डर पे, दोनों पे ध्यान देता था। इससे क्या होता था कि डॉक्टर जो है, विश्व भर के डॉक्टर या शोधकर्ता जो रिसर्चर हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उसकी भाषा में आसानी हो सकती थी, आंकड़े में आसानी हो सकती थी, हम आपको बोले तो आप समझ सके, ये चीज होता था। और इसमें इकट्ठा किया गया था। शुरुआत ऐसी होती है। इसकी भी आईसीडी की भी विकास, जो आईसीडी की डेवलपमेंट जो है सो ज्यादा इस बुक में तो नहीं दिया गया है, लेकिन आईसीडी 10 और 11 दिया गया। लेकिन हम देख लेते हैं इसका हिस्ट्री कैसे रहा। आईसीडी का विकास जो है सो 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी कहने का मतलब 19th सेंचुरी में रोगों की संख्या रिकॉर्ड करने की जरूरत से शुरू हुई थी। इसका जरूरत हुआ कि साला डीजेस जो होते हैं सो बहुत प्रकार के डीजेस होते हैं, बीमारियां बहुत प्रकार की होती हैं, तो उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया गया और ये WHO द्वारा किया गया। और ये विश्व भर में विख्यात है, फेमस, इसकी सारे विश्व में ये फेमस है। WHO का मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, हर देश में जाओ तो किसी से भी जाओ तो आईसीडी इसीलिए डेवलप किया गया कि भारत में जो बीमारी का सॉल्यूशन है किसी बीमारी का, वो अगले देश में भी वो बीमारी का सॉल्यूशन होगा। तो ये चीज आईसीडी करती है। आईसीडी 6 जो है सो 1948 में डेवलप किया गया। आईसीडी 6 जो कि पहली बार मानसिक विकारों को शामिल किया गया था। आईसीडी में पहले डीजेस ज्यादा थे, डीजेस यानी बीमारियां बहुत ज्यादा थी, मेंटल डिसऑर्डर इसमें नहीं रखा गया था। मानसिक बीमारियों को 1948 में शामिल किया गया, वो भी आईसीडी 6 को डेवलप हुआ तब शामिल किया गया। आईसीडी 9 जो था वो था 1979 में डेवलप किया गया था, जिसमें मानसिक विकार को यानी मेंटल डिसऑर्डर को विस्तार से उसमें एक्सप्लेनेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया स्पष्ट रूप से। और आईसीडी 10 जो था वो 1990 में किया गया था, यानी 1990 में किया गया था, जिसमें अलग अलग अध्याय बांटे गए हैं, जिसमें चैप्टर 5 भी अपना जो है उसमें पढ़ना है। लेकिन भाषा और संरचना जो थी वो पुरानी ही थी। जिस तरह भाषा जो उसमें होता है ना आईसीडी 10 में कि नया नया भाषा को ऐड किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। उसका संरचना जो था, उसका जो स्ट्रक्चर और लैंग्वेज जो था, वो आईसीडी 6 और आईसीडी 9 से मिलते जुलते थे, यानी वही आधार था।
ICD-10 का जो डेवलप हुआ वो 1990 में हुआ। ये चीज ध्यान देने वाला है, क्योंकि इस बुक में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया। ICD-10 और ICD-11 में फर्क भी है इस बुक में, इसीलिए इस पे ध्यान देने की बात है। 1990 में हुआ था ICD-10 का डेवलपमेंट। अब ICD-11 को देख लेते हैं। ICD-11 2018 जो कि 218 में लागू हुआ था, और लागू होते होते 222 तक इसका समय माना जाता है। और इसमें जो किए गए वो डिजिटल फ्रेंडली किया गया, आधुनिक संस्करण बहुत ज्यादा किया गया, बहुत ज्यादा डिजिटल कर दिया गया। ICD-11 में बहुत सारे चीज ऐड किए गए, जो वो होता है ना, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, भाव को समझना, आपका संवेदन क्या है, यानी क्या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, जिसको कहते हैं ना सेंसर, संवेदन, मतलब भाव को समझना, वो नए विकार को जोड़ा गया। जैसे गेमिंग डिसऑर्डर शामिल किया गया। कब? ICD-11 में। ये था आपका ICD का डेवलपमेंट। यहां तक हम लोग देख लिए ICD का डेवलपमेंट तक। अगर आप चाहेंगे तो ICD-10 और ICD-11 में जो है सो डिफरेंस बता देंगे, अगर नहीं बता देते हैं, छोटा सा है, थोड़ा सा तो है। ICD-10 जो है सो 1990 में डेवलप किया गया, और ICD-11 2018 से 2022 में लागू किया गया। ICD-11 जो है सो 2018 में डेवलप ही हो रहा था, लेकिन लागू 2022 में किया गया। इसकी संरचना जो थी सो ये मानसिक विकार को अलग अलग अध्याय में बांटा था। ICD-11 में क्या था कि मानसिक, व्यवहारिक और न्यूरो डेवलपमेंट जैसे विकार को एक में किया गया, ऐड किया गया ICD-11 में। भाषा जो थी तो पुरानी भाषा थी ICD-10 में, और ICD-11 में आधुनिक भाषा, जो मॉडर्न टाइम का जो भाषा है वो ऐड किया गया, और लैंग्वेज जो था वो इजी लैंग्वेज था। नए विकार इसमें नहीं थे, नए विकार ICD-10 में नहीं था, लेकिन ICD-11 में नए विकार ऐड किए गए हैं, जैसे गेमिंग डिसऑर्डर, और नए निदान भी, इसके सॉल्यूशन भी इसमें ऐड किया गया। डिजिटल उपयोगी के लिए इसका जो है सो ICD-10 जो है सो उसका लिमिटेशन सीमित है, इसका दायरा एरिया बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अगर ICD-11 की बात करें तो वो डिजिटल फ्रेंडली है, ऑनलाइन अपडेट संभावना सारी कुछ हो सकती है, ये संभव है। ICD-11 की बात कर रहे थे। अब हम लोग देख लेते हैं ICD जो है सो WHO द्वारा जारी किया गया। शुरुआती हुई इसमें रोगों की सांख्यिकीय रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए, इसमें रोग, जितने भी रोग हैं उसको रिकॉर्ड को जोड़ा जाने के लिए किया गया। ICD-6 में मानसिक विकार को शामिल किया गया। फर्स्ट टाइम 1948 में ICD-6 में मेंटल डिसऑर्डर को ऐड किया गया। ICD-10 जो है सो पुरानी संस्करण है, यानी पुराने संरचना उसमें पुराना है, भाषा भी पुराना है। ICD-11 जो है सो नया है, डिजिटल फ्रेंडली है, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील है, और इसका जो है महत्व जो है सो वैश्विक स्तर पे बहुत ज्यादा है। वैश्विक स्तर पे यानी वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा है। शोध और उपचार यानी रिसर्च और डायग्नोसिस करने में, सॉल्व करने में, बीमारियों को सोल्यूशन ढूंढने में बहुत मददगार है ये चीजें। अगला टॉपिक हम लोग का जो बचा था वो था हमारा कि DSM और ICD में अंतर बताना है। DSM और ICD में जो अंतर था वो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हम देख लेंगे। देखिए DSM जो था वो DSM हम लोग नॉर्मल चीजें देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगी, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। DSM के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं और ICD का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए DSM जो है सो अमेरिका द्वारा बनाया गया, यानी अमेरिकन साइकोथेरेपिस्ट एसोसिएशन द्वारा डेवलप किया गया, और ये जो है सो ये मेंटल डिसऑर्डर, यानी सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर ही इसमें है। DSM में सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर है, और ये अमेरिका में ज्यादा फेमस है, ज्यादा प्रचलित है DSM। इसमें हर बीमारी की लक्षण की पहचान का नियम दिया गया है, यानी मेंटल डिसऑर्डर के जितने भी बीमारी हैं सारे का पहचान, निदान, सॉल्यूशन सब कुछ दिया गया है DSM-1 में। DSM-1 जो है सो DSM-1 की शुरुआत से होकर DSM-5 तक का बदलाव हुआ है। इसमें जो है सो डेवलपमेंट DSM-1 से DSM-5 तक हुआ है। अब हम लोग अगला देखेंगे ICD।
आईसीडी के बारे में अगर हम देखते हैं तो आईसीडी को WHO द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी इसको लाया गया, डेवलप किया गया। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसमें बहुत सारी बीमारियों का WHO द्वारा कई किताबों को, जो सारी बीमारियों को एक में इकट्ठा करके वर्गीकृत करता है। ICD-10, अब ICD-10 और ICD-11 में ICD-10 पुराना बेस था, पुराने संस्करण थे, उसमें पुराना संस्करण था, पुराना संरचना, पुराना भाषा था। लेकिन ICD-11 जो था वो मॉडर्न था, डिजिटल फ्रेंडली था और ये पूरी दुनिया में उपयोगी है। ICD जो है सो पूरी दुनिया में उपयोगी है। और ICD में बीमारियों के साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर भी हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर को भी ऐड किया गया। ये चीजें जो है सो ICD और DSM में अंतर को बताता है, डिफरेंस को बताता है। एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेंगे हम, नॉर्मल जो याद करने लायक है। DSM जो है सो अमेरिका द्वारा अमेरिकन साइक्रेटिक एसोसिएशन द्वारा डेवलप किया गया, जो कि अमेरिका में यूजफुल है। वही ICD को देखें तो वो पूरी दुनिया में यूजफुल है, WHO द्वारा डेवलप किया गया। DSM में केवल मेंटल डिसऑर्डर को रखा गया है, लेकिन ICD में शारीरिक जितने भी सारी बीमारियां प्लस मेंटल डिसऑर्डर को भी ऐड किया गया। इसको DSM को APA द्वारा प्रकाशित किया गया, वही ICD को WHO द्वारा प्रकाशित किया गया। DSM जो है सो क्लिनिकल रिसर्च में उपयोगी है, यानी क्लिनिकल रिसर्च में उपयोगी है। वही ICD जो है सो वैश्विक मानीकरण के लिए उपयोगी, यानी विश्व भर में इसकी मान्यता है ICD की। ये रहा डिफरेंस। तो थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं चैप्टर 2 के लिए, जो कि एक्टोलॉजिकल करके कुछ चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। अगर एक वीडियो पसंद आई हो, नहीं भी पसंद आई हो, तो भाई एक कमेंट जरूर करना यार, कि हाँ, एक ही कमेंट से हम प्रभावित होके हो सकता है हम अगली वीडियो सेकंड चैप्टर के लिए बनावे। थैंक यू गाइस।